नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। राग दरबारी भाग 12। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गयादीन था। वह जोड़ बाकी गुणा भाग में बड़ा काबिल माना जाता था, क्योंकि उसका पेशा सूदखोरी था। उसकी एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था और रुपए का लेन देन होता था। उसके एक जवान लड़की थी जिसका नाम बेला था, और एक बहन थी जो बेवा थी, और एक बीवी थी जो मर चुकी थी। बेला स्वस्थ, सुंदर, गृह कार्य में कुशल और रामायण और माया मनोहर कहानियां पढ़ लेने भर को पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश थी। बेला तबीयत और जिस्म दोनों से प्रेम करने लायक थी, और रुपन बाबू उसको प्रेम करते थे, पर वह यह बात नहीं जानती थी। रुपन बाबू रोज रात को सोने के पहले उसके शरीर का ध्यान करते थे, और ध्यान को शुद्ध रखने के लिए उस समय वे सिर्फ शरीर को देखते थे, उस पर के कपड़े नहीं। बेला की बुआ गयादीन के घर का काम देखती थी और बेला को दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देती थी। बेला बड़ों की आज्ञा मानती थी और दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे बाहर जाना होता तो वह छत के रास्ते मिली हुई छतों को पार करती हुई किसी पड़ोसी के मकान तक पहुंच जाती थी। रुपन बाबू बेला के लिए काफी विकल रहते थे और उसे सप्ताह में 3-4 पत्र लिखकर उन्हें फाड़ दिया करते थे। इन बातों का कोई तात्कालिक महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि गयादीन सूद पर रुपया चलाते थे और कपड़े की दुकान करते थे। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपया चलाती थी और कपड़े की दुकान करती थी। दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते थे। वैद्य जी से उनके संबंध अच्छे थे। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपसभापति थे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी। उन पर वैद्य जी, पुलिस, रुपन, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा थी। इस सब के बावजूद वे निराशावादी थे। वे बहुत संभल कर चलते थे। अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सावधान थे। वे उड़द की दाल तक से परहेज करते थे। एक बार वे शहर गए हुए थे। वहां उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें खाने में उड़द की दाल दे दी। गयादीन ने धीरे से थाली दूर खिसका दी और आचमन करके भूखे ही उठाए। बाद में उन्हें दूसरी दाल के साथ दूसरा खाना परोसा गया। इस बार उन्होंने आचमन करके खाना खा लिया। शाम को रिश्तेदार ने उन्हें मजबूर किया कि वे बताएं उड़द की दाल से उन्हें क्या ऐतराज है। कुछ देर इधर उधर देखकर उन्होंने धीरे से बताया कि उड़द की दाल खा लेने से पेट में वायु बनती है और गुस्सा आने लगता है। उनके मेजबान ने पूछा, अगर गुस्सा आ ही गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा कोई शेर है या चीता? इससे इतना घबराने की क्या बात है? मेजबान एक दफ्तर में काम करता था। गयादीन ने समझाया कि उसका कहना ठीक है, पर गुस्सा सबको नहीं छजता। गुस्सा करना तो सिर्फ हाकिमों को छजता है। हुकूमत भले ही बैठ जाए, पर वह तो हाकिम ही रहेगा। पर हम व्यापारी आदमी हैं। हमें गुस्सा आने लगा तो कोई भूल कर भी हमारी दुकान पर ना आएगा, और पता नहीं कब कैसा झंझट खड़ा हो जाए। गयादीन के यहाँ चोरी हो गई थी, और चोरी में कुछ जेवर और कपड़े भर गए थे, और पुलिस को यह मानने में ज्यादा आसानी थी कि उस रात चोरों का पीछा करने वालों में से ही किसी ने चोरी कर डाली है। चोर जब छत से आंगन में कूदा था तो गयादीन की बेटी और बहन ने उसे नहीं देखा था, और तब देखती तो उसका चेहरा दिख जाता। पर जब चोर लाठी के सहारे दीवार पर चढ़कर छत पर जाने लगा तो उसे दोनों ने देख लिया था, और तब उन्होंने उसकी पीठ भर देखी थी। और पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराजगी थी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कई चोर इन दोनों के सामने लाकर पेश किए थे, और चेहरे के साथ साथ उनकी पीठ भी उन्हें दिखाई थी। पर उनमें कोई भी ऐसा नहीं निकला कि या बेला या उसकी बुआ उसके गले व पीठ की ओर से जयमाला डालकर कहती कि दरोगा जी, यही हमारा उस रात का चोर है। पुलिस को उनकी इस हरकत से भी बड़ी नाराजगी थी, और दरोगा जी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया था कि गयादीन की लड़की और बहन जानबूझकर चोर को पकड़वाने से इनकार कर रही हैं, और
और पता नहीं क्या मामला है। गयादीन का निराशावाद कुछ और ज्यादा हो गया था, क्योंकि गांव में इतने मकान थे, पर चोर को अपनी ओर खींचने वाला उन्हीं का एक मकान रह गया था। और नीचे उतरते वक्त चोर के चेहरे पर बेला और उसकी बहन की निगाह बखूबी पड़ सकती थी, पर उन निगाहों ने देखने के लिए सिर्फ चोर की पीठ को ही चुना था। और दरोगा जी सबसे हंसकर बोलते थे, पर टेढ़ी बात करने के लिए अब उन्हें गयादीन ही मिल रहे थे। उस गांव में कुछ मास्टर भी रहते थे, जिनमें एक खन्ना थे जो कि बेवकूफ थे, दूसरे मालवीय थे, वह भी बेवकूफ थे, तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें मास्टर का नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर वे मास्टर भी बेवकूफ थे। और गयादीन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हो जा रही थी, क्योंकि सात मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे और निश्चय ही वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलेज के बारे में कोई बेवकूफी की बात शुरू करने वाले थे। वही हुआ। मास्टर लोग आधे घंटे तक गयादीन को समझाते रहे कि वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं, और चूंकि अध्यक्ष बंबई में कई साल से रहते आ रहे हैं और वहीं रहते रहेंगे, इसलिए मैनेजर के और प्रिंसिपल के अनाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष को कुछ करना चाहिए। गयादीन ने बहुत ही ठंडे ढंग से सर्वोदयी सभ्यता के साथ समझाया कि उपाध्यक्ष तो सिर्फ कहने की बात है, वास्तव में यह कोई ओहदा जैसा ओहदा नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, और मास्टर साहब ये खेल तुम ही लोग खेलो, हमें बीच में न घसीटो। तब नागरिक शास्त्र के मास्टर उन्हें गंभीरता से बताने लगे कि उपाध्यक्ष की ताकत कितनी बड़ी है, इस विश्वास से कि गयादीन इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने उपाध्यक्ष की हैसियत को भारत के संविधान के अनुसार बताना शुरू कर दिया, पर गयादीन जूते की नोक से जमीन पर एक गोल दायरा बनाते रहे, जिसका अर्थ यह न था कि वे ज्योमेट्री के जानकार नहीं थे, बल्कि इससे साफ जाहिर होता था कि वे किसी फंदे के बारे में सोच रहे हैं। अचानक उन्होंने मास्टर को टोक कर पूछा, तो इसी बात पर बताओ मास्टर साहब कि भारत के उपाध्यक्ष कौन हैं? यह सवाल सुनते ही मास्टरों में भगदड़ मच गई। कोई उधर को देखने लगा, कोई इधर, पर भारत के उपाध्यक्ष का नाम किसी भी दिशा में लिखा नहीं मिला। अंत में नागरिक शास्त्र के मास्टर ने कहा, पहले तो राधा कृष्ण जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया है। गयादीन धीरे से बोले, अब समझ लो मास्टर साहब, उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। मगर मास्टर न माने। उनमें से एक ने जिद पकड़ ली कि कम से कम कॉलेज की प्रबंध समिति की एक बैठक तो गयादीन बुलवा ही लें। गयादीन गांव के महाजन जरूर थे, पर वैसे महाजन न थे जिनके किसी और निकलने पर पंथ बन जाता है। वे उस जत्थे के महाजन थे जो अनजानी राह पर पहले किराए के जन भेजते हैं, और जब देख लेते हैं कि उस पर पगडंडी बन गई है और उसके धंसने का खतरा नहीं है, तब वे महाजन की तरह छड़ी टेक टेक कर धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसलिए मास्टरों की जिद का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, बैठक बुलाने के लिए रामाधीन को लगा दो मास्टर साहब, वे ऐसे कामों के लिए अच्छे रहेंगे। उन्हें तो लगा ही दिया है। हाँ तो बस लगाए रहो, खिसकने ना दो। कहकर गयादीन आसपास बैठे हुए दूसरे लोगों की ओर देखने लगे। ये दूसरे लोग नजदीक के गांव के थे, जो पुराने प्रोनोट बढ़वाने, नए प्रोनोट लिखवाने और किसी भी हालत में प्रोनोट से छुटकारा न पाने के लिए आए हुए थे। खन्ना मास्टर ने फैसला कर लिया था कि आज गयादीन से इस मसले की बात पूरी कर ली जाए, इसलिए उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बोले, मालवी जी, अब आप ही गयादीन जी को समझाइए, यह प्रिंसिपल तो हमें पीछे डाल रहा है। गयादीन ने लंबी सांस खींची, सोचा शायद भाग्य में यही लिखा है कि निकम्मे मास्टर यहां से जाएंगे नहीं। वे देह हिलाकर चारपाई पर दूसरे आसन से बैठ गए। आदमियों से बोले, तो जाओ भैया, तुम ही लोग जाओ, कल सवेरे जरा जल्दी आना। गयादीन दूसरी सांस खींचकर खन्ना मास्टर की ओर मुंह करके बैठ गए। खन्ना मास्टर बोले, आप इजाजत दें तो बात शुरू से ही कहूं? क्या कहोगे मास्टर साहब? गयादीन ऊब कर बोले, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी वह तो पिसाई का काम है ही, भागोगे कहां तक? खन्ना ने कहा, मुसीबत यह है कि इस कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग
5 साल से नहीं हुई है। वैद्य जी ही मैनेजर बने हुए हैं। नए आम चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि हर साल होने चाहिए। वे कुछ देर रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह भावहीन चेहरा बनाए बैठे रहे। फिर बोले, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं क्या कह सकता हूं, पर सैकड़ों संस्थाएं हैं जिनकी सालाना बैठकें बरसों तक नहीं होती। अपने यहाँ का जिला बोर्ड एक जमाने से बिना चुनाव कराए हुए इसे सालों खींचा गया है। काल भुलाकर वे भर्राए गले से बोले, देश भर में यही हाल है। गला देशभक्ति के कारण नहीं, खांसी के कारण भर आया था। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल हजारों रुपया मनमाना खर्च करता है। हर साल ऑडिट वाले एतराज करते हैं, हर साल यह बुत्ता दे जाता है। गयादीन ने निर्दोष ढंग से कहा, हाँ, आप क्या ऑडिट के इंचार्ज हैं? मालवीय जी ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, जी नहीं, बात यह नहीं है, पर हमसे देखा नहीं जाता कि जनता का रुपया इस तरह बर्बाद हो। आखिर गयादीन ने तभी उनकी बात काट दी। उसी तरह धीरे से बोले, फिर आप किस तरह चाहते हैं कि जनता का रुपया बर्बाद किया जाए? बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, सभाएं बुलाकर, दावतें लुटाकर? इस ज्ञान के सामने मालवीय जी झुक गए। गयादीन ने उदारतापूर्वक समझाया, मास्टर साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर अच्छे दिनों में कलकत्ता बंबई देख चुका हूं। थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं। जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर खन्ना मास्टर को पुचकारते हुए से बोले, नहीं मास्टर साहब, जनता के रुपए के पीछे इतना सोच विचार नहीं करो, नहीं तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मालवीय जी को गयादीन की चिंताधारा बहुत ही गहन सी जान पड़ी। गहन थी भी। वे अभी किनारे पर बालू में ही लौट रहे थे। बोले, गयादीन जी, मैं जानता हूं कि इन बातों से हम मास्टरों का कोई मतलब नहीं। चाहे कॉलेज के बदले वैद्य जी आटा चक्की की मशीन लगवा लें, चाहे प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी कर ले, फिर भी यह संस्था है तो आप लोगों की ही। उसमें खुलेआम इतनी बेजा बातें हों, नैतिकता का जहां नाम ही ना हो। इतनी देर में पहली बार गयादीन के मुंह पर कुछ परेशानी सी झलकी, पर जब वे बोले तो आवाज वही पहले जैसी थकी थकी सी थी। उन्होंने कहा, नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। लोग चुप रहे। फिर गयादीन ने कुछ हरकत दिखाई। उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी सी चौकी पड़ी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यह चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। इस बात ने मास्टरों को बिल्कुल ही चुप कर दिया। गयादीन ने ही उन्हें दिलासा देते हुए कहा, और बोलो मास्टर साहब, खुद तुम्हें क्या तकलीफ है? अब तक तो तुम सिर्फ जनता की तकलीफ बताते रहे हो। खन्ना मास्टर उत्तेजित हो गए। बोले, आपसे कोई भी तकलीफ बताना बेकार है। आप किसी भी चीज को तकलीफ ही नहीं मान रहे हैं। अरे मानेंगे क्यों नहीं? गयादीन ने उन्हें पुचकारा। जरूर मानेंगे, तुम कहो तो। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए हैं। खन्ना को हॉस्टल इंचार्ज नहीं रखा और मुझसे गेम का चार्ज ले लिया। राय साहब हमेशा से इम्तिहान के सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें वहां से हटा दिया है। यह सब काम वह अपने आदमियों को दे रहा है। गयादीन बड़े असमंजस में बैठे रहे। फिर बोले, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज होंगे, पर जब प्रिंसिपल साहब को अपने मन मुताबिक इंचार्ज चुनने का अख्तियार है तो उसमें बुरा क्या मानना? मास्टर लोग कसमसाए तो वे फिर बोले, दुनिया में सब काम तुम्हारी समझ से थोड़ी ही होगा मास्टर साहब। 4 साल की याद करो, वही बेजे गांव के लाल साहब को लाट साहब ने वाइस चांसलर बना दिया कि नहीं? लोग इतना कूदे फांदे, पर किसी ने क्या कर लिया? बाद में चुप हो गए। तुम भी चुप हो जाओ, चिल्लाने से कुछ ना होगा, लोग तुम्हें ही लुच्चा कहेंगे। एक मास्टर पीछे से उचक कर बोले, पर इसका क्या करें?
प्रिंसिपल लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, हमें माँ बहन की गाली देता है, झूठी रिपोर्ट करता है। हम कुछ लिख कर देते हैं तो उस कागज को गुम करा देता है, बाद में जवाब तलब करता है। गयादीन चारपाई पर धीरे से हिले। वह चरमराई तो सकुच से गए। कुछ सोचकर बोले, यह तो तुम मुझे दफ्तरों का तरीका बता रहे हो, वहां तो ऐसा होता ही रहता है। उस मास्टर ने तैश में आकर कहा, अरे जब 10-5 लाशें गिर जाएंगी तब आप समझेंगे कि नई बात हुई है। गयादीन उसके गुस्से को दया के भाव से देखते रहे। समझ गए कि आज इसने उड़द की दाल खाई है। फिर धीरे से बोले, यह भी कौन सी नई बात है, चारों तरफ पटापट लाशें ही तो गिर रही हैं। खन्ना मास्टर ने बात संभाली। बोले, इनके गुस्से का बुरा न माने, हम लोग सचमुच ही परेशान हैं। बड़ी मुश्किल है। आप देखिए ना, इसी जुलाई में उसने अपने 3 रिश्तेदार मास्टर रखे हैं, उन्हीं को हमारे सीनियर बनाकर सब काम ले रहा है। कुनबा परस्ती का बोलबाला है। बताइए, हमें बुरा ना लगेगा? बुरा क्यों लगेगा भाई? गयादीन कांपने लगे। इन्हीं तुम ही तो कहते हो कि कुनबा परस्ती का बोलबाला है। वैद जी के रिश्तेदार न मिले होंगे, बेचारे ने अपने ही रिश्तेदार रख लिए। एक आध मास्टर हंसने लगे। गयादीन वैसे ही कहते रहे, मस्खरी की बात नहीं, यही आज का युग धर्म है। जो सब करते हैं वही प्रिंसिपल भी करता है। कहां ले जाए बेचारा अपने रिश्तेदारों को, हैं? खन्ना मास्टर को संबोधित करते उन्होंने फिर कहा, अब तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना मास्टर साहब, सिंहगढ़ विजय कैसे हुई थी? खन्ना मास्टर जवाब सोचने लगे। गयादीन ने कहा, मैं ही बताता हूं। तानाजी क्या लेकर गए थे? एक गोह। उसको रस्से से बांध लिया और किले की दीवार पर फेंक दिया। अब गोह तो अपनी जगह जहां चिपक कर बैठ गई वहां बैठ गई। साथ वाले सिपाही उसी रस्से के सहारे सड़ासड़ छत पर पहुंच गए। इतना कहते कहते वे शायद थक गए। इस आशा से कि मास्टर लोग कुछ समझ गए होंगे, उन्होंने उनके चेहरे को देखा, पर वे निर्विकार थे। गयादीन ने अपनी बात समझाई। वही हाल अपने मुल्क का है मास्टर साहब। जो जहां है अपनी जगह गोह की तरह चिपका बैठा है, टस से मस नहीं होता। उसे चाहे जितना कोंचो, चाहे जितना दुरदुराओ, वह अपनी जगह चिपका रहेगा और जितने नाते रिश्तेदार हैं सब उसकी दुम के सहारे सड़ासड़ चढ़ते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। कॉलेज को क्यों बदनाम करते हो? सभी जगह यह हाल है। फिर सांस खींचकर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तो मास्टर साहब, यह बात कहाँ नहीं है? मास्टरों का गुट चमरही के पास से निकला। सबके मुंह लटके हुए थे और लगता था कि टपक कर उनके पांव के पास गिरने वाले हैं। चमरही गांव के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार के दुपाई का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक अलग धर्म है, इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के अलग अलग मोहल्ले थे और उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख मोहल्ला चमरही ही था, जिसे जमींदारों ने किसी जमाने में बड़ी ललक से बसाया था। और उस ललक के कारण जमींदारों के मन में चर्म उद्योग का विकास करना नहीं था, बल्कि यह था कि वहां बसने के लिए आने वाले चमार लाठी अच्छी चलाते थे। संविधान लागू होने के बाद चमरही और शिवपालगंज के बाकी हिस्से के बीच एक अच्छा काम हुआ था। वहां एक चबूतरा बनवा दिया गया था जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। और उसी हल्ले में शिवपालगंज में यह चबूतरा बन गया था। चबूतरा जाड़ों में धूप खाने के लिए बड़ा उपयोगी था और ज्यादातर उस पर कुत्ते धूप खाया करते थे।
और चूंकि उनके लिए कोई बाथरूम नहीं बनवाया जाता है, इसलिए वे धूप खाते खाते उसके कोने पर पेशाब भी कर देते थे और उनकी देखा देखी कभी कभी आदमी भी चबूतरे की आड़ में वही काम करने लगते थे। मास्टरों के गुट ने देखा कि उस चबूतरे पर आज लंगड़ आग जलाकर बैठा है और उस पर कुछ भून रहा है। नजदीक से देखने पर पता लगा कि भुनने वाली चीज एक गोल गोल ठोस रोटी है, जिसे वह निश्चय ही आसपास घूमने वाले कुत्तों के लिए नहीं सेक रहा था। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी शुरू कर दी और 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए लंगड़ ने दरख्वास्त दी थी, अब वह पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी गलत ढंग से खर्च किए हुए उसे मिलने ही वाली है। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हुआ। लंगड़ की बातचीत में आज निराशावाद, धन नियतिवाद, सही पराजयवाद बटा कुष्ठावाद का कोई असर न था। उसने बताया, बात मान लो बापू, आज मैं सब ठीक कराया हूं। दरख्वास्त में 2 गलतियां फिर निकल आई थीं, उन्हें दुरुस्त करा दिया है। एक मास्टर ने खींच कर कहा, पहले भी तो तुम्हारी दरखास्त में गलती निकली थी। यह नकल नवीस बार बार गलतियां क्यों निकाला करता है, चोट्टा कहीं का। गाली न दो बापू, लंगड़ ने कहा, यह धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकल नवीस बेचारा क्या करे, कलम वालों की जात ही ऐसी है। तो नकल कब तक मिल जाएगी फिर? अब मिली ही समझो बापू, यही 15-20 दिन मिसिल सदर गई है, अब दरखास्त भी सदर जाएगी, नकल नहीं बनेगी, फिर वह यहां वापस आएगी, फिर रजिस्टर पर चढ़ेगी। लंगड़ नकल लेने की योजना सुनाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से ऊब कर कब आगे बढ़ गए। जब उसने सिर ऊपर उठाया तो उसे आसपास चिर परिचित कुत्ते, सुअर और घूरे भर दिखाई दिए, जिनकी सोहबत में वह दफ्तर के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने चला था। गोधुली बेला एक बछड़ा बड़े उग्र रूप से सींगे फटकार कर चारों पांवों से एक साथ टेढ़ी मेढ़ी छलांगे लगाता हुआ चबूतरे के पास से निकला। वह कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे एक गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ गया। लंगड़ ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो दरोगा जी। और इसी के साथ भाग 12 पूरा हुआ। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।